बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं अपनी अम्मा के साथ जगह रही थी कि मैं लाहौर चचा के घर नहीं रहूँगी। मुझे शुरू से अकेले रहने की आदत थी, मगर मेरी अम्मा ने मेरी एक ना मानी। मैंने जब अब्बा से बात करने का सोचा तो अम्मा ने मुझे साफ इनकार कर दिया और कहा कि अब्बा से बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें जो कह रही हूँ वैसा ही करो। तुम चचा के यहाँ रहोगी, चच्ची भी नहीं है, चलो उनकी कुछ मदद ही हो जाया करेगी। मैंने अम्मा से साफ कह दिया कि मैं वहाँ पर किसी की मदद करने नहीं जा रही, बल्कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने जा रही हूँ। मैंने इनके साथ रहकर अपनी पढ़ाई नहीं मुकम्मल कर सकती। मुझसे वहाँ पर रहकर ना तो पढ़ा जाएगा और ना ही मैं वहाँ पर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे पाऊँगी। थक हार कर अम्मा को मेरी बात माननी पड़ी, क्योंकि मैं बज़िद थी कि मैं चचा के घर नहीं रहूँगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, इसीलिए लाहौर हॉस्टल में चली गई। वहाँ पर मेरी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही थी। मैं पुरसुकून होकर अपनी तालीम पर तवज्जो दे रही थी। अक्सर औकात घर भी चक्कर लगाया करती। अम्मा हर वक्त मेरे लिए परेशान रहती। उनके मुताबिक हॉस्टल का माहौल लड़कियों के लिए बेहतर नहीं था, मगर हमेशा मैं अम्मा को एक ही बात कहती कि अम्मा, हमने अपना माहौल खुद बनाना होता है और मैं जिस तरह वहाँ पर रहना चाहती हूँ वहाँ पर रह सकती हूँ। चचा के यहाँ रहती तो हर बात पे मुझ पे पाबंदी लगाई जाती। यहाँ पर मैं अपनी सहेलियों के साथ तो कभी यूनिवर्सिटी की लड़कियों के साथ कुछ वक्त के लिए दिमागी सुकून के लिए बाहर घूमने फिरने जा सकती हूँ, और अगर चचा के घर गई तो वो ये कहेंगे कि माँ ने कैसी तरबियत की है, हर वक्त बेटी घूमती फिरती रहती है। मगर अम्मा को मेरी कोई बात समझ आती तो फिर था। अम्मा तो अभी भी मुझसे खफा खफा थी। अलबत्ता अब्बा कदरे बेहतर थे, उनकी शायद नाराज़गी कुछ कम हो चुकी थी, लेकिन बात समझने को वो भी अभी तैयार नहीं थी। मैंने उन दोनों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरे अम्मा अब्बा इतने बाजिद क्यों हैं कि मैं चचा के यहाँ ही जाकर रहूँ। अब तो मुझे अम्मा अब्बा पर भी शक आने लगा था। क्या उनको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं था? मैं डॉक्टर बन रही थी। ये पढ़ाई कोई इतनी आसान नहीं थी कि मेरे पास इतना फजूल वक्त होता कि मैं इधर उधर की बातें या दोस्तियाँ करती फिरती। बहरहाल आज मुझे अपने घर जाना था, मगर न जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऐसा फैसला होने वाला है जो मेरे हक में ना हो और मुझे इस फैसले को मानना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ। मैं जैसे घर पहुंची, घर में एक अजीब सा शोर बरपा था। मेरे चचा मेरे घर तशरीफ़ लाए हुए थे, जिन्होंने अच्छा खासा वावेला मचाया हुआ था। मैंने अपना बैग रखा और सबको सलाम करके अपने कमरे में जाने लगी, क्योंकि हमें इजाज़त नहीं थी कि जब बड़े बात कर रहे हों तो बच्चे दरमियान में बैठें। मेरी अम्मा ने मेरी तरबियत ही ऐसी की थी, मगर अब क्या किया जा सकता था। मैं कमरे में जाने लगी थी कि जब अम्मा ने मुझे आवाज़ दी। मैं अम्मा की बात सुनते हुए अम्मा के पास आई और आकर कहने लगी कि जी अम्मा, कुछ कहना है क्या? तभी अम्मा ने कहा कि यहाँ पे बैठो, हमने तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे पहले काफ़ी हैरत हुई कि अम्मा ने मुझसे भला क्या बात करनी है। फिर मैंने अचानक से अम्मा की तरफ देखा और कहा कि अम्मा क्या कहना है, और एक जगह पर बैठ गई। चचा भी गुस्से से मुझे देख रहे थे और अब्बा भी। मुझे अपना आप ज़मीन में धंसता हुआ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे न जाने मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे इस तरह कटहरे में क्यों खड़ा किया जा रहा था। अम्मा ने मुझे कहा कि तुम्हारे चचा शिकायत कर रहे हैं कि तुम लाहौर पढ़ने जा रही हो तो उनके घर की बजाय हॉस्टल में क्यों रह रही हो। उनका कहना है कि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उनकी भतीजी हॉस्टल के धक्के खा रही है। मैंने अम्मा की तरफ हैरत और अफसोस से देखा, क्योंकि अम्मा सब जानती थी, फिर भी मुझसे ये सवाल कर रही थी। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, मैं हॉस्टल में कोई धक्के नहीं खा रही, बल्कि मैं वहाँ पर बहुत आसानी से पढ़ाई कर रही हूँ। मुझे वहाँ पर आसानी है। पढ़ाई करते हुए मुझे किसी बात की कोई टेंशन नहीं होती। मैं सुकून से वहाँ पर पढ़ लेती हूँ, इसलिए आप लोग इस बात की फ़िक्र न करें। मैं हॉस्टल में बिल्कुल ठीक हूँ। अगर मुझे वहाँ पर कोई परेशानी होगी तो मैं घर से कॉलेज चली जाया करूँगी। चचा को मेरी ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने गुस्से से अब्बा से कहा कि देख रहे हो अपनी बेटी की ज़ुबान को, कितनी लंबी है, कितना टर टर बोलती है। यही तरबियत है तुम दोनों की। हमें तो बहुत बातें सुनाया करती थी, अब अपनी बेटी की दफ़ा क्या हुआ, तरबियत अच्छी नहीं कर पाए क्या? चचा की ये बात सुनकर मैं आग बगोला होगी और चचा से कहने लगी कि चचा, मेरी तरबियत जैसी भी हुई है, आप अपनी बेटियों की तरबियत पर ध्यान दें। ये ना हो कि उनकी तरबियत में कोई कमी रह जाए। रही बात मेरी, तो मेरी फ़िक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ पर हूँ खुश और मुतमिन हूँ। इतना कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैं जानती थी नीचे बहुत बड़ा हंगामा खड़ा हो गया होगा, मगर मुझे इस सब की कोई परवाह नहीं थी। मैं नहीं जानती नीचे क्या बातचीत हुई, अब्बा और अम्मा ने चचा को कैसे मनाया, मगर थोड़ी देर गुजरी थी कि अम्मा ने फिर से मुझे आवाज़ दी और मैं जल्दी से नीचे गई, क्योंकि अम्मा इस वक्त बहुत गुस्से में थी। मैं नहीं चाहती थी कि अम्मा और अब्बा को अपने खिलाफ करूं,
क्योंकि इस तरह फिर चचा के हाथ में सारे मामलात चले जाते और फिर मुझे अम्मा और अब्बा की बातें भी सुननी पड़ती। इसलिए मैं जल्दी से बात सुनने के लिए गई तो अम्मा से कहा कि हाँ जी क्या कहना है। तभी अम्मा कहने लगी कि जल्दी से अपना बैग तैयार करो, तुम आज ही चचा के साथ लाहौर जा रही हो। मैंने हैरत और बेयकीनी से अम्मा और अब्बा को देखा। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मा और अब्बा का फैसला है, वो भला इतना बड़ा फैसला मुझसे पूछे बगैर कैसे कर सकते थे। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं कहीं नहीं जाना चाहती, फिर आप क्यों मुझसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं। तभी अम्मा कहने लगी कि कुछ भी हो जाए तुम्हें जाना ही होगा। मैंने कहा कि अम्मा अगर मैं वहाँ पर चली भी जाऊँ तो क्या आप इस बात का यकीन दिला सकती हैं कि मैं वहाँ पर अपनी पढ़ाई को जारी रख सकूँगी, मैं वहाँ पर पुरसुकून होकर पढ़ सकूँगी। अम्मा कहने लगी कि तुम हॉस्टल में भी तो पढ़ती हो, फिर वहाँ पे पढ़ लोगी तो क्या चला जाएगा। अम्मा फैसला कर चुकी थी। मैं जल्दी से अब्बा के पास गई और अब्बा से कहा कि अब्बा मैं नहीं जाना चाहती, आप लोग ज़बरदस्ती मुझे क्यों भेज रहे हैं, मैं वहाँ पर खुश नहीं रहूँगी। इतनी देर में कमरे में चचा दाखिल हो गए। अम्मा ने मुझे इशारतन कहा कि अब खामोश रहना। अब मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। मैं जितनी जिद कर लेती अम्मा अब्बा ने मेरी एक भी जिद नहीं माननी थी, इसलिए मुझे अपना बैग तैयार करना पड़ा और चचा मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गए। जाते हुए अम्मा मुझसे मिलना चाहती थी मगर मैंने उनसे बात तक ना की। मैं उन दोनों से खफा थी, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी थी, जबकि वो अच्छे से जानते थे कि चचा के घर का माहौल कैसा है। पूरे रास्ते चचा मेरे साथ बातें करना चाहते थे मगर मैंने उनसे कोई बात ना की और कहा कि मेरा सर दर्द कर रहा है, सफ़र में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। जैसे तैसे करके हम घर पहुँचे तो मेरी कज़न मुझे देखकर बहुत खुश हुई और जल्दी से मेरी खिदमत में लग गई। कोई मेरा बैग पकड़ रहा था तो कोई मुझे पानी पिला रहा था। मुझे उनको ऐसे देखकर अच्छा लगा, लेकिन मुझे अभी भी अपने चचा और अपने घर वालों पर गुस्सा था, इसलिए मैंने किसी से कोई ख़ास बात नहीं की। मेरी कज़न मुझसे पूछ ही रही कि कोई बात है क्या, कुछ हुआ है क्या, किसी ने कुछ कहा है, मगर मैंने उन्हें कोई बात नहीं बताई और बस इतना कहा कि मैं थक चुकी हूँ इसलिए अब आराम करना चाहती हूँ। मेरी कज़नों ने मुझे अपने कमरे में साथ ठहराया और कहने लगी आज से आप यहाँ पर ही रहें। मुझे भी यही मुनासिब लगा क्योंकि मेरी चच्ची का इंतकाल हो चुका था। किसी और कमरे में रहना मेरे लिए मुनासिब नहीं था, इसलिए बेहतर यही था कि मैं अपनी कज़नों के साथ ही रहती। ये हफ्ता इतवार ही मेरा मुश्किल हुआ करता था, वरना मैं सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाया करती थी और रात देर तक घर वापस लौटती थी। मेरा नाम सबीन है, मेरी उम्र 20 साल है। मेरे अब्बा का अपना कारोबार था और अम्मा घरेलू खातून थी। मैं अपने अम्मा अब्बा की इकलौती औलाद थी, लाडली, मगर अम्मा अब्बा ने मेरी तरबियत बहुत अच्छे तरीके से की थी। उनका कहना था कि इकलौते होने का मतलब ये नहीं कि हम बच्चे की तरबियत ख़राब कर दें, इसलिए बेहतर यही है कि बच्चे की तरबियत अच्छे तरीके से की जाए। मेरे अम्मा अब्बा ने मेरी तरबियत तो बहुत अच्छी की थी मगर फिर भी मुझ में अकड़ और अना आ गई थी और ये मेरे अब्बा से मैंने चुराई थी, क्योंकि मेरे अब्बा में अकड़ और अना बहुत थी। मेरे अब्बा और मेरे चचा दो ही भाई थे, दोनों में बेहद प्यार मोहब्बत था, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मगर फिर न जाने क्या हुआ, चचा अलग रहने लगे और अब्बा अलग, और ये सब मेरे बचपन में ही हो गया था। तब से मुझे अकेले रहने की आदत थी। मैं अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश और पुरसुकून रहती थी। चचा और अब्बा में काफ़ी देर इख्तलाफ रहे। मैं जब जवान हुई तो अचानक मुझे खबर मिली कि मेरी चच्ची का इंतकाल हो गया है। इस वक्त अब्बा और अम्मा चच्ची की जनाजे पड़ गए और इसके बाद चचा से दोबारा अब्बा और अम्मा की बातचीत होना शुरू हुई। फिर आहिस्ता आहिस्ता चचा का हमारे घर आना और अब्बा का उनके घर जाना शुरू हो गया। ये सिलसिला बढ़ता गया। चचा हर वक्त मुझ पर नजर रखते थे, हर वक्त मुझसे बातें करने के बहाने ढूंढते थे, और जब मैं उनसे कुतराती तब अम्मा मुझ पर खफा होती और कहती कि तुम्हारे इकलौते चचा हैं, तुमसे इतने प्यार से बात करते हैं और तुम्हारे नखरे ही मान नहीं है। मगर न जाने क्यों मुझे उनकी बात करने में बहुत अजीब सी खुशामद महसूस होती थी, जैसे उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं लगती थी। मैंने कई मर्तबा अम्मा से भी ये बात करने की कोशिश की, मगर अम्मा मुझे झिड़क देती और कहती तुम्हारा दिमाग ख़राब है, वो तुम्हारे चचा हैं, तुम्हारे अब्बा की जगह पर है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं कि तुम क्या सोचती रहती हो? तुम्हारे दिमाग में न जाने कौन से खुराफात पैदा हो गई हैं। ज़्यादा पढ़ाई का असर है या ज़्यादा छूट का? तुम्हारा दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, तुम अब अपने आप में नहीं रहती। अम्मा मुझे समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। चचा का कोई बेटा नहीं था, उनकी सिर्फ 2 बेटियां ही थी। अम्मा अक्सर मुझे कहती कि उसकी अपनी भी बेटियां हैं, वो भला अपनी बेटियों की उम्र की लड़की पर क्यों नज़र रखेगा। मगर जब भी चचा मेरे पास आते मुझे खतरे की घंटियां बजती हुई सुनाई देने लगती। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता, मुझे बहुत अजीब सी बेचैनी होने लगती। था तो मेरा सगा रिश्ता, मगर फिर भी इसमें शक आ गया था, इसलिए अब मैं चचा के पास कम ही जाया करती थी। सलाम करके अपने कमरे में चली जाती। चचा को हमेशा इस बात से शिकायत रहती थी कि मैं उनसे बातचीत नहीं करती, और जब अम्मा मुझे इस बात पर बातें सुनाती तो मैं अम्मा से कह देती कि उनको इस बात से क्या मसला है कि अगर मैं उनसे बात नहीं करती। वो मेरे बड़े हैं, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर लेती हूँ उनसे सलाम दुआ करके, फिर इसके बाद
मैं जो मर्जी करूं। उनका कोई काम नहीं बनता कि वो मुझसे हर बात पर बहस मुबाहसा करें। अगर उन्हें इतना ही मसला है तो वो मुझसे सलाम भी ना लिया करें। मैं भी उनसे आज के बाद सलाम नहीं लूँगी। वो यही समझे कि उनकी कोई भतीजी नहीं है। मैं इतना अभी बोल ही रही थी कि अम्मा ने आओ देखा ना ताओ और मेरे चेहरे पर जनाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। अम्मा कहने लगी, तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि अपने बड़ों से बदतमीजी करना शुरू कर दो। मैंने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया। मेरी तरबियत पर उंगली मत उठने दो। क्यों सबको मजबूर करती हो कि वो मेरी तरबियत पर उंगली उठाएं? मेरी तरबियत ऐसी तो ना थी। न जाने मेरी तरबियत में कहाँ पर कमी रह गई थी। अम्मा तो जैसे गमज़दा हो गई। मैं अम्मा को बहुत समझाने की कोशिश करती, इस बात का यकीन दिलाती कि उनकी तरबियत में कहीं कमी नहीं है, लेकिन आप हालात और वाक़यात को भी तो नज़र में रखें। उनको भी तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको कभी चचा की नज़र में अजनबियत महसूस नहीं हुई? मैं जब भी चचा के पास जाती हूँ मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं किसी गैर से बात कर रही हूँ। क्यों? वजह क्या है? मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपने एहसासात आपको बयान कर रही हूँ। लेकिन आपको मेरी बातें बहुत बुरी लगती हैं, तो आपको लगता है कि शायद मैं अक्कड़ और अना में ये सब कह रही हूँ। लेकिन ये बात हकीकत है कि मैं चचा के पास रहकर खुद को महफूज नहीं समझती। बेशक वो मेरा सगा रिश्ता है, मगर फिर भी मैं उनके पास रहकर खुद को गैर महफूज समझती हूँ। अम्मा अपना सर पकड़ के बैठ गई। कहने लगी, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? वो तुम्हारा चचा है, तुम्हारे बाप की जगह पर है, उनका भाई है। वो अपनी भतीजी पे बुरी नज़र रखेगा। आहिस्ता बोलो, अगर तुम्हारे अब्बा ने ये सब सुन लिया तो तुम नहीं जानती घर में भूचाल आ जाएगा। मैं अम्मा की बात पर खामोश होगी और उनको अफसोस से कहने लगी, आखिर ये सब क्या हो रहा है? लड़की होना इतना ही बुरा था कि माशरे में औरत का कोई मुकाम नहीं था। मेरे अपने घर में मेरी अम्मा मुझे खामोश रहने को कह रही थी ताकि उनके रिश्तेदार उनसे ना झूठें। बेशक इन रिश्तों में खोखलापन हो, बेशक वो रिश्ते खोटे हों, मगर फिर भी अम्मा को अपने रिश्तों की ज़्यादा फिक्र थी ना कि मेरी। आखिर मैं अम्मा को किस तरह की जुबान में समझाती? मैंने अब तो अम्मा को भी कहना छोड़ दिया था। अब चचा अक्सर हमारे घर आते तो हमेशा मुझे अकेला पाकर मेरे कमरे में आ जाते, या जहाँ पर भी मैं अकेली होती वहाँ पर आ जाते, और मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। वो अजीब नज़रों से मुझे देखते और मेरे साथ बहकी बहकी अजीब सी जोमानी बातें करते। मैं हमेशा उनसे बात करने में झिझकती थी। मैंने कभी उनसे खुलकर बात नहीं की थी क्योंकि उन्होंने कभी मुझे ऐसा माहौल ही नहीं दिया था। और ये सब तब से हो रहा था जब से मैं स्कूल पढ़ती थी। मेरी एक ही बेहतरीन सहेली थी जिसे मैं अपनी हर बात कह देती थी, उसे अपना हर मसला बताती थी। ये बात भी मैंने अपनी सहेली को बताई। मैं काफ़ी दिनों से परेशान थी और खोई खोई रहती थी क्योंकि अम्मा तो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। और अब्बा को मैं किस तरह बयान करती कि उनका भाई मुझ पर बुरी नज़र रख के बैठा है, जो मेरा सगा चचा भी है। मेरी परेशानी को देखते हुए मेरी सहेली मुझसे कहने लगी, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मगर मैं उसे क्या बताती, लेकिन उससे छुपा भी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने उसे सब हकीकत बता दी और उसे बताया कि मेरे चचा किस तरह मुझ पर बुरी नज़र रखते हैं। मेरी सहेली एकदम परेशान होगी और कहने लगी, क्या ये तुम्हारा सगा रिश्ता है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा सगा रिश्ता है? मैंने कहा कि हाँ, ये मेरे सगे चचा हैं। तो उसने जड़ से मुझे अपने सीने से लगा लिया और कहने लगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर जगह पे मदद करूँगी। तुम्हें जहाँ जहाँ मेरे मशवरे और मदद की ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ तुम्हारी मदद करूँगी। सबसे पहले तो तुम अपने अंदर इतना इत्मीनान पैदा करो कि अपने घर वालों से बासानी पूरे इत्मीनान तरीके से बात कर सको। दूसरी बात यह कि अपने चचा के पास मत जाया करो। जब वो तुम्हारे पास आने की कोशिश करें तो दूसरी जगह पर चली जाया करो। फिर ऊंची ऊंची बोलना शुरू कर दिया करो ताकि तुम्हारे माँ बाप को इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि तुम मुश्किल में हो। अलबत्ता इससे कुछ और होगा ना होगा, तुम्हारा चचा ज़रूर डर जाएगा। मुझे अपनी सहेली की बातें बेहतर लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि मेरे चचा वैसे तो हटने वाले नहीं थे, उनकी औलाद भी थी, मगर फिर भी उनमें खौफ खुदा नहीं था। मैंने अपनी सहेली की बात मानी और जैसे जैसे उसने कहा मैं करती गई। उस रोज़ से ही मेरे अंदर खुद एतमादी पैदा हो गई थी। मेरी सहेली ने मुझे एक बात समझाई थी कि तुम्हारे सर पर किसी भाई का साया नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। अपनी इज्जत बचाना तुम्हारा अपना काम है। जब तुम्हारे माँ बाप की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है तो तुम्हें भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए और कानों को बंद कर लेना चाहिए। ना किसी की सुनो और ना किसी की तरफ देखो। बस वो करो जो तुम चाहती हो। अगर तुम्हारा दिल मुतमिन नहीं तुम्हारे चचा के साथ तो उनके पास जाने की भी ज़रूरत नहीं। और अगर इस बात पर तुम्हें कोई कुछ कहे तो उनसे दो टोक अल्फाज में सिर्फ इतना कह दो कि ये तुम्हारा हक है, जो तुम चाहती हो तुम वही करोगी। और ये कोई बदतमीजी नहीं बल्कि पूरे एतमादी है। उस रोज़ से मैंने अपने अंदर इतना एतमाद पैदा कर लिया कि मेरी अम्मा या मेरे अब्बा मुझे कुछ कहते तो मैं उन्हें दो टोक अल्फाज में जवाब दे देती और उनसे कहती कि आप अपना रिश्ता निभाएं। मुझे अगर आप पर आसानी होगी तो मैं अपना रिश्ता निभाऊंगी,
ورنہ जहाँ मुझे सुकून नहीं मिलेगा मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। मैं डॉक्टर बन रही थी, इसलिए मुझे आज़ादी भी मिल गई थी, क्योंकि अब मैं अपने फ़ैसले खुद लेने लग गई थी। अब अम्मा अब्बा मेरे किसी भी मामलात में दखल अंदाज़ी नहीं करते थे। अम्मा अब्बा ने मुझे मेरे हाल पर छोड़ दिया था, मगर जब चचा को इस बात का इल्म हुआ कि मैं लाहौर में हॉस्टल में रह रही हूँ, तो वो अब्बा से झगड़ने आ गए और अब्बा से झगड़ा करने लगे कि वो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। मैं उनके घर नहीं जाना चाहती थी, मगर अम्मा ने ज़बरदस्ती मुझे उनके घर भेज दिया। वहाँ पर एक हफ़्ता तो सब ठीक रहा, मगर फिर अचानक चचा के फिर से वही काम शुरू हो गए। इस एक हफ़्ते में मुझे लगा था कि शायद चचा बदल गए हैं और मैं ही गलत सोचती थी, मगर चचा बदले नहीं थे। उनकी हरकतें आज भी वैसी की वैसी थी। मैं अपनी कज़नों के साथ रहती थी, उनके साथ ही सोती थी, मगर चचा ने कहा कि तुम्हें रात को पढ़ाई करते वक्त परेशानी होती होगी, इसलिए मैंने तुम्हारा कमरा अलग कर दिया है। अब तुम अपने अलग कमरे में सोया करोगी। मुझे फिर से खतरे की घंटियां सुनाई देने लगी और ऐसा लगने लगा जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान मेरा इंतज़ार कर रहा है। और ऐसा ही होना था, एक तूफान ही था जो मेरा मुंतज़िर था। मैं उस कमरे में रहने के लिए तैयार नहीं थी, मगर फिर भी चचा ने मुझे ज़बरदस्ती उस कमरे में भेज दिया। मेरी कज़नों ने भी कहा कि वो हमारे साथ ठीक है और जब इसने पढ़ना होता है तब तक हम सो जाती हैं, मगर फिर भी चचा को अजीब सी बेचैनी लगी हुई थी, जैसे वो जो करना चाह रहे थे वो हो नहीं पा रहा। कोई ना कोई रुकावट इसमें आती जा रही है। चचा ने ज़बरदस्ती मुझे झिड़क कर उस कमरे में भेज दिया। मुझे फिर से अपने अम्मा अब्बा पर गुस्सा आने लगा कि उन्होंने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है। मैं अच्छी भली अपने घर में खुश थी, मगर अम्मा अब्बा को शायद मेरी खुशी रास नहीं आ रही थी, और इसी बात का मुझे बहुत दुख था कि अम्मा अब्बा मेरे साथ होते हुए भी मेरे साथ नहीं थे। अम्मा अब्बा तो जैसे मुझे चचा के घर बेचकर भूल गए थे। चचा ने मेरा रूम अलग कर दिया क्योंकि उनकी नज़र थी मुझ पर, और अक्सर वो मेरे साथ पूरी पूरी रात बैठकर बातें करते और ऐसी बातें जिनके दो दो मानी थे। मुझे अपने चचा से इसी बात पर चिढ़ थी कि वो आखिर चाहता क्या है। एक रोज़ मैं अपने कमरे में सो रही थी जब अचानक मुझे अपने कमरे में किसी का एहसास हुआ। मैं एकदम डर गई और डर कर उठ बैठी। मैंने जैसे ही देखा तो चचा मेरे पास खड़े थे, उनके चेहरे पर शैतानियत थी। मैं हैरत से उनको देख रही थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ चचा, आपको कोई काम है, क्या कुछ कहना है? तभी उन्होंने मेरे मुंह पर तकिया रख दिया और कहने लगे, तुम्हारे अब्बा से बदला लेना है इस बेइज्जती का जो तुम्हारे अब्बा ने मेरी की। मांगा ही क्या था मैंने उनसे जो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया? एक जायदाद में से हिस्सा ही तो मांगा था, मगर उन्हें तो जैसे जायदाद ज़्यादा प्यारी थी, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मगर अब तुम्हें मार कर मैं उन्हें बताऊंगा कि तकलीफ़ क्या होती है। ऐसे तो उनको एहसास नहीं होगा। कितने साल उन्होंने मुझे अपने घर से दूर रखा, वो घर जो मेरा भी था। चचा मेरे चेहरे पर तकिया रखकर मेरा सांस बंद करने की कोशिश कर रहे थे। मुझे सांस उखड़ उखड़ के आना शुरू हो गया था। तभी अचानक खुदा ने मुझ पर करम किया और चचा की बेटी पीछे आ गई और चचा को ज़ोर से धक्का दिया और मुझे जल्दी से उठाकर वहाँ से भागने लगी। मैं घर से भाग गई। रातों रात मैं घर से भाग के एक स्टेशन पे पहुंची और वहाँ से अपने घर आई। अम्मा अब्बा इतनी रात को मुझे देखकर परेशान हो गए। मेरी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। मैंने अब्बा से कहा कि मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। आपको मेरी ज़रूरत नहीं थी तो मुझे पैदा ही नहीं करना था। मुझे पैदा करके इस तरह फेंक देने का क्या मतलब था? वो आपका भाई जो आपका बहुत सगा बनता फिरता है, आपके किए का बदला मुझसे ले रहा है, मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा था। अब्बा तो मेरे मुंह से इस तरह की बातें सुनकर हैरान रहे और फिर मैंने अब्बा को अलिफ से ये तक सब बता दिया। अब्बा तो अम्मा को हैरत से देखने लगे और कहने लगे, तुमने कभी मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? अगर उसका ये इरादा था तो मैं पहले उसको घर से निकाल देता, घर में आने की इजाज़त भी ना देता, और तुमने उल्टा अपनी बेटी को उसके घर भेज दिया। क्या तुम्हें उस पर तरस नहीं आया था? क्या तुम नहीं जानती थी कि मेरी और तुम्हारे देवर की पहले क्या लड़ाई रह चुकी है? मैं हैरान थी कि अम्मा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, मगर अब्बा ने आज अम्मा की खूब खबर ली थी। अम्मा तो सर झुकाए शर्मिंदगी के मारे नज़र भी नहीं उठा रही थी और अब्बा मुसलसल अम्मा पर गुस्सा हो रहे थे, मगर अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं थी। मैं जल्दी से अपने कमरे में चली गई और उनसे कहा कि मैं आज के बाद हॉस्टल ही रहूँगी। अगर आप लोगों को मुझसे कोई रिश्ता रखना है तो मेरे पीछे कोई ना आए। और उस रोज़ के बाद मैं हॉस्टल रहने लगी। अपना खाना पीना हर चीज़ मैंने हॉस्टल में रख ली थी। जो पहले मैं हफ्ते में एक मरतबा घर आ जाया करती थी, अब वो भी आना छोड़ दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उन लोगों का सामना करूं जिन्होंने मुझ पर भरोसा ही ना किया। आज मेरी जान चली जाती तो किसी को क्या परवाह थी, किसी को कोई खबर ही ना होती कि मेरी जान किस तरह गई। मैं हॉस्टल में रह रही थी और हॉस्टल में कोई मुझसे मिलने भी नहीं आया था। मुझे इस बात का भी दुख था कि अम्मा अब्बा को एक मरतबा भी मेरी याद नहीं आई होगी। क्या उनका दिल नहीं चाहा होगा कि वो मुझसे मिलें? मगर उनका दिल क्यों चाहता भला? वो तो मुझे पैदा करके मुझसे ऐसे गाफिल हुए हैं जैसे सिर्फ पैदा करना ही उनका काम था, पालना पोसना किसी और ने था। वो तो उनकी जिम्मेदारी थी ही नहीं। मुझे अब्बा पर रह रह कर दुख होता था, जिन्होंने मेरी पैदाइश के बाद कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। सारी जिम्मेदारी अम्मा के सर पर डाल दी
اور پھر جب میں جوان ہوئی تو اماں نے ساری ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی۔ بھلا اس طرح کون کسی کے ساتھ کرتا ہے؟ کوئی سگی اولاد کے ساتھ بھی اس طرح نہیں کرتا۔ بہرحال وقت گزرتا گیا۔ ایک روز رات کے وقت میں اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی جب ایک لڑکی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، تمہیں میڈم اپنے آفس میں بلا رہی ہوں، شاید تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ مجھ سے کون ملنے آ گیا۔ میں جب میڈم کے آفس میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کے حیران رہ گئی، کیونکہ سامنے اماں ابا اور میرے چچا کھڑے تھے۔ چچا فوری طور پر میرے قدموں میں گر گئے اور مجھ سے معافی مانگنے لگے۔ میں حیرت سے اماں ابا کو دیکھنے لگی، میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں نے اماں کو دیکھا اور ابا کو دیکھ کر کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آخر آپ کیوں یہاں پر میرا تماشا بنا رہے ہیں؟ تبھی ابا کہنے لگے کہ یہ تمہارے چچا تھے، شرمندہ ہیں، یہ بس ایک مرتبہ تم سے ملنا چاہتے تھے، تم سے معافی مانگنا چاہتے تھے۔ میں نے سب قصہ ختم کرنے کے لیے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں نے ان کو معاف کیا، مگر آج کے بعد ان کا میرا کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی آپ لوگوں سے کوئی تعلق ہے۔ تبھی میری اماں میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اپنی ماں کو معاف کر دو، میں نے کبھی تمہارا برا نہیں سوچا، مگر مجھ سے جو کوتاہی ہوئی اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ ماں تھی، میں بھلا کس طرح ان کو معاف نہ کرتی؟ میں بھی تھک چکی تھی اپنی زندگی سے بھاگ بھاگ کر، اس لیے میں نے اماں کو معاف کر دیا اور آج میں اپنے ماں باپ کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزار رہی ہوں۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔